हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। जोरावर क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक नंबर जो है उसको फिर से याद कर लेते हैं। 8638008832। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर ऑफ जोरावर क्लासेस। आप यहाँ पर अपना नाम लिखकर मतलब मैसेज कर सकते हैं। अंकित सर आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, सो उसमें थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐड जरूर किया जाएगा। चलिए तो अपना स्टार्ट करते हैं अपने 10 क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं इंडिविजुअल्स में, यानी कि इंसानों में या फिर बच्चों में आप कह सकते हैं, लर्नर्स में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका कौन सा कारण नहीं होता है। तो ये आपके सामने चार कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है हेरिडिटी, एनवायरमेंट, मैच्योरिटी एंड गाइडेंस। तो बताइए कौन सा कारण नहीं होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। देखिए हेरिडिटी तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि जीन्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि इसी की वजह से आपके चेहरे जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो वहीं से आ जाते हैं ना। अगर हम जीन्स की बात करें तो बच्चे जो होते हैं माता पिता के जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं, उनके फेसेस भी डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट ट्रेट्स उनके अंदर आते हैं। मतलब माँ बाप के गुण तो आते हैं, लेकिन वो एक बच्चा पर्टिकुलर दूसरे बच्चे से भिन्न होगा। कहने का मतलब ये है, अपने माँ बाप से ही डिफरेंट है तो सोचो बाकी दुनिया से तो अलग होंगे। फिर एनवायरमेंट का पूरा फर्क पड़ता है। एक बच्चे को ऐसे हेल्दी एनवायरमेंट में रखा जाए और एक को बहुत ही नेगेटिव एनवायरमेंट में रखा जाए, तो दोनों में ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर मैच्योरिटी और गाइडेंस की बात करती है, तो मैच्योरिटी जो है वो कॉग्निटिव, उस पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। तो मैच्योरिटी भी ऑफ कोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर इन मैच्योरिटी लेवल ऑल्सो। अब नेक्स्ट है गाइडेंस, ठीक है। तो गाइडेंस के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें वैसे देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो पहले 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। गाइडेंस इज नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब ये कारण नहीं हो सकता इंडिविजुअल डिफरेंसेस आने का। हो सकता है कि आप को चोरी करने की लत पड़ गई हो, फिर आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाए तो आप सुधर सकते हैं, लेकिन अगेन हो सकता है कि आप फिर से चोरी करने लग जाएं। तो बात वो है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का इफेक्ट नहीं होता है कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट बात करेंगे जेंडर स्कीमा थ्योरी की। इट वाज प्रपोज्ड बाय होम। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बेसिकली ये थ्योरी बात करती है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में जितने भी जेंडर टाइपिंग होती है, जेंडर टाइपिंग बेसिकली उसमें आपके सारे कंसेप्ट्स आ जाते हैं, स्टीरियोटाइपिंग, आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स। तो इन सभी रोल्स को हम किस तरह से सीखते हैं, सोसाइटी के द्वारा किस तरह से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, और हम इनको कैसे स्ट्रांगली मेंटेन करके रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द जेंडर स्कीमा थ्योरी एंड इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय 1981 बाय सेंड्रा बैम, ठीक है। सेंड्रा बैम नाम की लेडी थी, उनके द्वारा इसको दिया गया था। तो इन्होंने जेंडर स्कीमा थ्योरी को फर्स्ट प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है ए स्टूडेंट गॉट 47 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन ए सब्जेक्ट अंडर स्कोलिस्टिक एरिया। दिस स्कोर विल कन्वर्ट इनटू विच ग्रेड, आई मीन किस ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 100 में से एक बच्चे को 47 मार्क्स मिले हैं तो सीसी के अकॉर्डिंग किस ग्रेड सिस्टम में आएगा वो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो B2, C1, C2 और B1 ये कुछ ऑप्शन है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं एग्जाम में, और ये डीएसएसबी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इतना मार्क्स है तो ये किसके अंडर आएगा, और वो भी मार्क्स पूछे जाते हैं कि 40% वेटेज किसको है, एसए को है, एफए को है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो जब हम सीसी को पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो नया सिस्टम है ये 100 मार्क्स की ग्रेडिंग का, वो मैं बता देती हूँ एक बार। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, चलिए मैं आपको A1 A2 से बता देती हूँ। तो A1 के अगर हम अंदर जाएंगे तो A1 हम होता है 91 to 100। उसके बाद आती है A2 की बारी, तो A2 है आपका 81 to 90 के बीच। उसके बाद है आपका B1, तो B1 है आपका 71 to 80 के बीच। उसके बाद आता है B2, और B2 है आपका 61 to 70 के बीच। फिर आता है C1 एंड C2। तो C1 के अंदर आपका आता है 51 to 60, और अगर हम C2 की बात करें तो इसके अंदर आपका आता है 41 to 50। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C2, क्योंकि 47 हमारा स्कोर है। और अगर हम D1 की बात करें, D1 भी होती है ग्रेड 35 to 40, और अंडर 35 यानी कि 34 भी है अगर, तो वो आपका किस में आ जाता है, आ जाता है आपका D1। और D2 के भी कुछ इसमें वो है, सॉरी D1 तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो D2 में या फिर E कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये एक तरह से पूरा ग्रेडिंग चार्ट है। वैसे जो ग्रेडिंग चार्ट है वो आई थिंक प्राइवेट स्कूल्स का थोड़ा अलग होता है। मतलब अब क्योंकि सीसी में भी कुछ बदलाव आए, पहले एसए एफए थे, अब वापस यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ओके, तो ग्रेडिंग थोड़ा वेरी कर सकती है, बट एक्चुअल में अगर हम इस 47 मार्क्स को देखें तो ये C2 के अंडर आता है।
नेक्स्ट बात करेंगे एट विच स्टेज जेंडर आइडेंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में किस एज में जाके जेंडर आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। यहाँ पर कॉन्स्टेंसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है, कि पहचान हो जाती है कि भाई लिंग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंसी की बात नहीं होती है। कॉन्स्टेंसी में क्या होता है कि आपके अंदर फिक्स हो जाती है फीलिंग्स जेंडर आइडेंटिटी की, ठीक है, आप अगर लड़के हो तो आप जिंदगी भर अब लड़के ही रहोगे, लड़की हो तो लड़की ही रहोगे, ठीक है, ये वाली चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर लिंग पहचान की बात है कि बच्चों को एक पहचान कैसे हो जाती है कि हाँ भाई दो जेंडर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल होते हैं, और ये थोड़ी मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर वो सामने किसी फीमेल को देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये तो लड़की है या मम्मी है, जिस तरह से भी, ठीक है। तो देखिए 18 से 24 साल तक का बच्चा जो है उसके अंदर ये पहचान होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब इस्टेब्लिश हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इस्टेब्लिश हो जाती है कि ठीक है जेंडर आइडेंटिटी होती है, जो दो जेंडर होते हैं, जैसे कि मेल हो गया और फीमेल हो गया, ठीक है, कि बॉय है तो बॉय को अलग से पहचान जाते हैं, गर्ल को अलग से पहचान जाते हैं। लेकिन इस स्टेज तक अभी उनमें ये सेंस नहीं होती है कि जेंडर जो है फिक्स होते हैं। इस स्टेज में वो उनको लगता है कि ठीक है अगर इस बॉय को भी हमने लड़कियों के कपड़े पहना दिए, लंबे बाल कर दिए, तो फिर ये लड़की बन जाएगा। मतलब लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, पर्टिकुलर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो थोड़ी उनको पहचान स्टैब्लिश हो जाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट अपीयर सेंट्रल टू लर्निंग। मतलब लर्निंग में बहुत ही ज्यादा केंद्रीय है ये कौन से कंसेप्ट हैं, ठीक है, ये आपको बताना है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, प्रॉक्सिमिटी, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड कल्चर एंड लैंग्वेज। सो वाइगोत्स्की की बात हो रही है तो कल्चर और लैंग्वेज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, और कल्चरल टूल्स की उन्होंने बात की थी जिसमें लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल उन्होंने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो इनमें से कौन सा क्रिएटिविटी का एलिमेंट नहीं है। फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है और मेमोराइजिंग। तो बताइए क्या होगा, स्मृतिकरण एक तरह से कह सकते हैं। तो फ्लुएंसी भी होती है, बारंबारता होती है, ठीक है, क्रिएटिव बच्चा जो है फ्लुएंसी शो करता है, मतलब सॉरी बारंबारता गलत बोल गई मैं, फ्रीक्वेंसी की वो बोल गई, यहाँ पर फ्लुएंसी की बात है। मतलब उसके अंदर थोड़ी फ्लुएंसी होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत सारे ऐसे मतलब आंसर्स को जनरेट कर सकता है बार बार, ठीक है, डेलिब्रेट होते हैं ये फैक्ट। लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज जो है वो बार बार आपको दिखा सकता है, मतलब जनरेट करके दिखा सकता है। आप कोई भी चीज उसको दोगे तो उस चीज को वो क्रिएटिवली हैंडल कर लेगा बार बार, ठीक है। ये होता है कि फ्लुएंट होता है उस चीज में, जैसे हम फ्लुएंसी बोलते हैं ना, इंग्लिश में फ्लुएंसी क्या होती है कि आपको बिना सोचे समझे आप मतलब बोलते जाते हो, यूज करते जाते हो उस लैंग्वेज का, आपको ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता। तो क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं, फ्लुएंट होते हैं, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी में। अब आती है फ्लेक्सिबिलिटी की बात। तो फ्लेक्सिबल होते हैं अपनी थिंकिंग में, रिजिड नहीं होते हैं, है ना, अल्टरनेटिव चीजों को भी अपना सकते हैं, और उनको नए नए आइडियाज तभी आएंगे जब आप रिजिड नहीं होंगे। अगर आप फिक्स हो जाएंगे एक चीज पर तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो लचीलापन होता है, ओरिजिनलिटी होती है क्योंकि नोवल अटरेंसेस भी कर सकते हैं, या फिर नोवेलिटी होती है, मतलब नयापन होता है, इनोवेटिवनेस होती है, इसलिए वो ओरिजिनलिटी कहलाती है। अब मेमोराइजिंग तो ये आपका बेसिकली ये तो रोड मेमोराइजेशन वाली चीज हो गई नहीं कि आप सिर्फ याद करके कोई चीज बता रहे हैं, तो वो तो सिर्फ एक ही आंसर आप बता पाएंगे। लेकिन ये फ्लुएंसी यही है कि ये बहुत सारे आंसर्स के साथ आते हैं और डेलिबरेटली आते हैं, है ना, मतलब इनके दिमाग में एकदम से आ जाता है कि हाँ भाई ये चीजें भी हम कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिव लोग ऐसे होते हैं। जैसे कि आप म्यूजिक में देख सकते हैं, नया नया म्यूजिक ये लेकर आते हैं, हम आम लोग नहीं लेकर आ सकते हैं ऐसा म्यूजिक ना, जैसे ये लोग लेकर आते हैं, सोचते भी हैं और काम करते हैं, तो धीरे धीरे क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती भी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेवल ऑफ लर्निंग। तो ये कुछ लेवल्स ऑफ लर्निंग है, मतलब कुछ चीजें हैं जिनको अरेंज करना है आपको बेसिकली एक प्रॉपर लेवल में। तो पहला है फैक्ट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, विजडम। नेक्स्ट है फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज एंड विजडम। फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, विजडम। आई थिंक आई शुड नॉट रिपीट इट अगेन, है ना, थोड़ा बोरिंग लगेगा। चलिए बताइए क्या होना चाहिए। पहले देखिए, सबसे पहले हम फैक्ट्स को पढ़ते हैं। फैक्ट्स को पढ़ के जब हम फिक्स हो जाते हैं तब वो बन जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आपके सामने आती है। इंफॉर्मेशन से हमें नॉलेज मिलती है, और नॉलेज के बाद जो है हम उस नॉलेज को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, जो भी हमें नॉलेज मिली है। अगर हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे तो हमें विजडम नहीं प्राप्त होगा। मतलब ये प्रज्ञान जो है तभी आता है जब आप ज्ञान को अच्छे से समझ पाए हो। ज्ञान तो सब ले लेते हैं, लेकिन समझना अपने आप में बड़ा टास्क होता है। तो सबसे पहले आएगा फैक्ट्स, उसके बाद आएगा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड देन विजडम। और अगर आप ब्लूम की टेक्सोनॉमी भी देखेंगे ना, तो उसमें भी नॉलेज के बाद कॉम्प्रीहेंशन ही आना चाहिए। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया किससे एसोसिएटेड है? मेंटल डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है, बिहेवियरल है या फिर मैथमेटिकल डिसऑर्डर है। तो डिसलेक्सिया हम सभी को पता है ये एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है, ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने तो कभी भी ये मेंटल वाला मत लगा के आना, इट इज अ रीडिंग डिसऑर्डर एंड इट कैन बी करेक्टेड। इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेंटली इसमें कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, when the development of same subject is studied over a period of time, the study is, तो मतलब सेम सब्जेक्ट हो गया या फिर सेम वेरिएबल हो गया, है ना। अगर हम जनरल टर्म में देखें तो एक ही वेरिएबल को बार बार स्टडी किया जाता है और एक लंबे या छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक फिक्स टाइम हो जाता है कि हम इसको बार बार इसी चीज को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इस तरह की डेवलपमेंट को या फिर इस तरह की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, लाइफ हिस्ट्री स्टडी, सर्वे स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ओके, यानी कि 9th का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4, जब एक ही चीज को ओवर ए लॉन्ग और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बार बार स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रॉस विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सूडो मैच्योरिटी। ठीक है, सूडो मैच्योरिटी कब आ जाती है ये आपको बताना है, ये कौन सी स्टेज में आ जाती है। देखो ये क्वेश्चन खैर मैंने एज इट इज उठाया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि जो सूडो मैच्योरिटी होती है ये चाइल्डहुड में ही आती है, ऑब्वियसली बी में ही आती है, लेकिन थोड़ा सा लेट आती है। तो अगर यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड या फिर लेट चाइल्डहुड आए आपके सामने ऑप्शन, तो आप हमेशा लेट चाइल्डहुड लगाना है इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है बहुत ज्यादा अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ज्यादा सोशलाइज हो चुका होता है, वो चीजों को समझ चुका होता है, तो इस तरह की मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस टाइम पे मैच्योरिटी आ जाती है, सूडो मैच्योरिटी। एंड ये सूडो होती है, दैट मीन्स कि पक्की वाली मैच्योरिटी नहीं होती जो एडोलेसेंस या अडल्टहुड में आती है। ये थोड़ी नकली सी या फिर ऐसी मैच्योरिटी होती है जो बिल्कुल मतलब फिक्स नहीं होती है, मतलब आधी अधूरी कह सकते हो आपको, या फिर मतलब दिखाने के लिए मैच्योरिटी है लेकिन एक्चुअल में नहीं आ पाती है। एक्चुअल में मैच्योरिटी क्या होती है? जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझे, जब आप समझे कि प्रॉब्लम क्या है, उसके सोल्यूशन की तरफ जाए, ठीक है। दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो आप उसको रोकने की कोशिश करें, इस लेवल की मैच्योरिटी ऑब्वियसली चाइल्डहुड में नहीं आती है, लेकिन एक मतलब दिखाई देती है, बाहर से दिखती है कि हाँ भाई थोड़ी सी आ गई है, वो वाली चीज है। तो ये आती है चाइल्डहुड में, लेट चाइल्डहुड में, बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड में ये नहीं आती है। ओके, तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए और आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। और वही बात है कि आप मेहनत करते रहिए, अपनी नोट मेकिंग जो है साथ साथ करते रहिए, कंटेंट पर काम जो है वो चल रहा है, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जोरावर क्लासेस।